परमाणु बम बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा ईरान। अब आईएईए के साथ सहयोग नहीं करेगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने यह घोषणा की। हालांकि इससे पहले अब्बास अराक्ची भी ये कह चुके हैं कि हम यूरेनियम संवर्धन के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपने मन मुताबिक चीजें करेंगे और हम किसी की बात मानेंगे नहीं। ये असल में ईरान हाल के ये 12 दिन का जो युद्ध आपने देखा, इसके बाद ईरान ने क्या सोचा है खुद के बारे में। आईएईए की कोई बात नहीं मानेंगे ये कहकर वो क्या बताना चाह रहा है। और यूरेनियम अगर रिच किया जाएगा, उसको और ज्यादा एनरिच किया जाएगा, तो फिर इससे क्या किया जाएगा? गुलाब के फूल तो खिलेंगे नहीं, इससे बॉम्ब ही बनाया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ये चल क्या रहा है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और कॉमोडोर बहल भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। गुड इवनिंग, जय हिंद। सबसे पहले मेजर गौरव आर्य, ये जो हम नियम को मानेंगे नहीं और कानून को तोड़ेंगे नहीं वाली ये जो ईरान के तरीके हैं, ये क्या बता रहे हैं? दिनेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ईरान आज से नहीं, ईरान बहुत पहले से कह रहा है। पहले दबे लफ्जों में कहता था, फिर डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी के बारे में कहता था, आज खुल के बोल रहा है। ईरान को यह बात पता है कि अमेरिका ने एक बार बम मार दिया तो वो जो एक लक्ष्मण रेखा थी जो अमेरिका नहीं कर रहा था कई सालों से, वो लक्ष्मण रेखा अमेरिका पार कर चुका है। और यही चीज पिछले 20 साल से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये पूरे देश के लिए नहीं, मतलब सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरे देश के, लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, खासतौर से अमेरिका के लिए भी खतरा है। और ये बात खमेनेई और खमेनेई के पहले खोमेनेई, ये दोनों के दोनों कह चुके हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। अब मुझे बात ये समझ में नहीं आती दिनेश, ये बंदा कह रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पहली चीज। दूसरा कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम पे बम मारूंगा, और तुम भी अमेरिका हमारे दुश्मन हो, इजराइल अमेरिका दोनों पे बम मारूंगा। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इनको डाउट क्यों है? वो तो खुल के मुंह पे बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे बम। ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ा है, ये आपके मुंह पे इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला था, पहले बोला कि नहीं साहब हम तो बनाएंगे सिर्फ बिजली के लिए, ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी वांट, और एनर्जी सप्लाई फ्रॉम न्यूक्लियर, एक ये बोला। उसके बाद धीरे धीरे डुअल यूज अमाद प्लान के बाद, एक अमाद प्लान हुआ था, उसके बाद डुअल यूज पे ये लोग आ गए, और उसके बाद अब ये खुल के बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार है न्यूक्लियर बम बनाने का। और कोई ईरानियन जो स्टेट है उसके, आप जरा उसके स्टेटमेंट आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन से कंफ्यूजन होगा। ईरान ने कभी अपनी तरफ से कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी है, उसने सीधा सीधा कहा हम बनाएंगे, लेकिन उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट आते रहे सर, उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट आते रहे हैं। खमेनेई कहते रहे कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, साथ में इसको एनरिच भी करेंगे। तो एनरिच करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? फिर क्या उसका परफ्यूम बनाएंगे? क्या करेंगे? ये एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अपनी वायुसेना को मजबूत करने चीन के दरवाजे पर ईरान पहुंच गया है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना है। ईरान ने 2023 में रूस से 50 सुखोई 35 जेट्स खरीदने की डील की थी। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने सुखोई 35 अभी तक नहीं दिया है। अब Su-35 की तुलना में सस्ते J-10C पर ईरान की नजर है। J-10C की कीमत उसके मुकाबले बहुत कम है सर। J-10C ये देने के बाद ये तो नहीं कहेंगे वही एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है जो हमने पाकिस्तान को माल दिया था? देखो दिनेश, रहेगा तो वही एक्सपोर्ट क्वालिटी। और जहां तक J-10C का सवाल है, जब इनको पहले एयर डिफेंस नेटवर्क अपना ठीक करना पड़ेगा। वो पूरे घूम रहे थे, इजराइल के सारे जहाज इनके एयर स्पेस में ऐसे घूम रहे थे और टहल रहे थे जैसे बाग में आप चहलकदमी करते हैं। तो पहले उसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम परमाणु बम बनाएंगे, ये बार बार कह रहे हैं, वो एक कहते हैं शर्म का पर्दा था, अब वो फट गया, जीबी फाड़ दिया है। अच्छा। अब ये खुल के कह रहे हैं हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। इंटेंट में और बनाने में कोई फर्क नहीं है। जब तक ईरान है पूरी कोशिश करेगा बनाने की, एनरिच करने की कोशिश करेगा। अब खुल के सामने आ गया है, यही फर्क पड़ा है इस 12 दिन के जो युद्ध हुआ है उसका। ईरान ये दोनों ही खबरें, ये J-10C का खरीदा जाना और ये कहना कि हम तो इसको एनरिच करेंगे और हमको इससे कोई रोक नहीं सकता, इसका मायना सीधा सीधा ये है कि क्या उन्होंने अपनी एक वीक लिंक के तौर पर अपनी एयरफोर्स को पहचाना है, उसको आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे उन्होंने कहा एम्बिग्विटी हटाओ, सीधे सीधे कहो कि हम तो बनाएंगे बम। ये हुआ क्या? दिनेश जी, कौन सी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं? उनके पास कुछ है ही नहीं। MiG-29 जहाज, Su-24 जहाज, वो जहाज, F-4 जहाज, 14 जहाज, कहाँ? वो तो कब के लोगों ने उसको राइट ऑफ कर रखा है। ये ले लेने से क्या होगा?
ये लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी बता रहे थे मार्शल साहब भी, एयर डिफेंस जब तक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। और बड़ी अहम बात क्या आती है जब वो बात करते हैं कि मुझे एनरिच करना है यूरेनियम, ये 12 दिन के युद्ध में उनको एक चीज तो समझ आ गई कि उनको ये युद्ध अपने आप अकेले लड़ना है। ना रशिया उनकी हेल्प में आया, ना चीन उनकी हेल्प में आया। अगर उनको अपने अस्तित्व को बचाना है तो जरूरी है कि लेकिन अभी बयान आया है किम जोंग उन की तरफ से कहा गया है कि अब की बार मार दिया अगर ईरान को। मेजर गौरव आर्य, ये किम जोंग उन ने कहा है कि अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब की बार अगर मारा तो फिर चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर आ जाएंगे ईरान के समर्थन में। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात बताई। जैसा मैंने बोला कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। ये बीच बीच में भौंकने के लिए और काटने के लिए इनको छोड़ता रहता है, गले से पट्टा खोलता है, ये काटते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, जो सर ने बात अभी बोली ना, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि ईरान की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, फिजिकली लड़ाई में इन्वॉल्व है और बम गिरा रहा है। ईरान के साथ कौन खड़ा है भाई? ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। लंबी लंबी बातें रूस ने करी, लंबी लंबी बातें चीन ने करी, और पाकिस्तान ने तो इतनी लंबी लंबी बातें करी कि वो लंबी बात एक्चुअली तलवार बन गई ईरान के गर्दन पे, धोखा दे दिया। तो ईरान को एक बात ये साबित हो गई है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, अगली लड़ाई खुद लड़नी है। और ये रजीम, ये खमेनेई की रजीम, दिनेश मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, इसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होगा सर्वाइवल का, ओनली वन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट है न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर वेपन इनके पास नहीं रहे तो इनको टक्का देगा। न्यूक्लियर वेपन से ही सुरक्षा हो सकती है, इसलिए सुरक्षा तो हर हाल में सुनिश्चित करनी है। खामेनेई के सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है। और नए युद्ध की तैयारी में इजराइल और अमेरिका। अगली खबर देखिए, तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सैन्य विमानों की आवाजाही बढ़ी। हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान उतरे। ये क्या लेकर गए होंगे मार्शल श्रीवास्तव, ये क्या लेके गए होंगे? वही लेके गए जो खर्च कर दिया। 12 दिन की लड़ाई हुई, जितने ड्रोन्स खर्च हुए, तो इतनी जल्दी रिप्लेनिश क्यों कर रहे हैं? जरूरी है। नहीं, इतनी जल्दी रिप्लेनिश कर रहे हैं, मतलब तुरंत में फिर कुछ होने वाला है क्या? देखिए, आयरन डोम को आयरन बीम तो बना लिया, आयरन डोम, आयरन बीम, एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, सबको वापस पुनः स्थापित करना है दिनेश, जिससे कि कोई खतरा नहीं आ सके। ये जरूरी है। इजराइल छोटा सा देश है, अगर उसमें ये कोई खामी आ गई तो इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बची खुची अभी भी इनके पास मारक क्षमता है ईरान के पास। ईरान को ऐसा है कि आप जितना भी मार लीजिए, कुछ मिसाइल्स तो होंगी, उनको गिरने का कोई भी समय और साधन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये सारे विमान उतर रहे हैं और पूरी जो रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, जितना भी इनके पास एम्युनिशंस का भंडार था। अब ये जरा देख लीजिए, ये सीज फायर जो है उसकी हकीकत देखिए। तेहरान में IRGC के मिसाइल बेस पर धमाके की खबर है। बनफ्शे पार्क के पास हथियार मिसाइल डिपो में विस्फोट, इलाके में धुआं और सायरन की आवाज। अब ये जाहिर है अपने आप तो फूटा नहीं होगा मेजर गौरव आर्य। अब अगर यहाँ ये फूटा तो मुझे ये लगता है कि इजराइल इस समय यहाँ पे इक्का दुक्का अगर ऐसा कुछ कर भी देगा तो ईरान की तरफ से कहा जाएगा नहीं इजराइल वाला नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये धोखे से फट गया हो, क्योंकि ये सीज फायर कायम रहने में ही फिलहाल भलाई है जब तक परमाणु नहीं बन जाता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, और इसमें हो सकता है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स को बोल दें कि जरा ये बात उछालना कि इजराइल ने करी है, लेकिन औपचारिक तौर पे इसको अंडर प्ले करेगा ईरान, और इसलिए अंडर प्ले करेगा क्योंकि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। ईरान माना क्यों ये सीज फायर, आपको पता है ये माना क्यों सीज फायर? ईरान इसलिए माना क्योंकि ईरान में लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी, और इजराइल इसलिए माना क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्योंकि बिना अमेरिका के उसके हथियारों का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दोनों का इसमें फायदा था, सीज फायर में मानना पड़ा, दोनों को मानना पड़ा। लेकिन जिस दिन मजबूरी नहीं होगी उस दिन ये सीज फायर टूटेगा और उस दिन दोबारा लड़ाई होगी। ये हो ना हो इजरायलियों ने करा होगा, हो ना हो। और आप कान खोल के मैं आपको आज बता रहा हूं व्यूअर्स को, अगले 2-3 महीने के अंदर अगर फिर से किसी टॉप कमांडर की हत्या नहीं हो जाती है कुछ एक्सीडेंट में, या अजीबोगरीब कोई ट्रेडमिल पे भागता हुआ सर के बल गिर के मर गया, ये इजरायली मारते भी ऐसे है ना, बड़े इनोवेटिव तरीके इजरायली कि सवेरे चहल कदमी कर रहे थे, कुछ हुआ और वो मर गए, इस टाइप का। आप देखिएगा इजराइल नहीं रुकने वाला है साहब, वो नहीं रुकेगा। तो ये आपको सतह पर जो सीज फायर दिखाई दे रहा है, इस सतह के नीचे बहुत सारा अंडर करंट है, इसको समझने की जरूरत है। और भारत के करीब अमेरिका ने तैनात किए बॉम्बर। यह खबर देखिए, डिएगो गार्सिया में B-52 F-15 KC-135 तैनात। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा, कम मौकों पर इस सैन्य अड्डे पर इतनी बड़ी तैनाती तो होती रहती है यहाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे अलग अलग तरीके के फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और उनकी इतनी ज्यादा तैनाती, ये
डिएगो गार्सिया, ये भी जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप कमोडोर बहल अगर इसकी सिचुएशन समझा सकें, यहां पर इस तैनाती के मायने क्या हैं, अगर आप ये बता सकें। देखिए, डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर नीचे है भारत के, और 3700 से 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। और B-52 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कैरी कर सकता है। और KC-135 जो उसके साथ है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, यानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसको हवा में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े, अगर उसको हवा में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े तो उसको रास्ते में या तो जाते टाइम या आते टाइम उसकी रिफ्यूलिंग करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, B-52 से बॉम्बिंग नहीं होगी। बॉम्बिंग होगी तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही होगी, चाहे वो व्हाइट मैन बेस जो एयरफोर्स का उनका है मिसूरी में, या फिर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे भी आके डिप्लॉय होते रहे हैं। और उनकी जो 11,000 किलोमीटर की रेंज है उसमें बड़े आराम से। तो सर, इस समय क्या चल रहा है ऐसा जियोपॉलिटिकली कि यहाँ इतनी सारी तैनाती हो रही है? ये एक तो है पोजीशनिंग, दूसरी है जो हम कहते हैं ना, जिसको कि हम दिखा रहे हैं ईरान को, और उसको पॉस्चरिंग जैसे वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में शायद कोई और वर्ड नहीं है, पॉस्चरिंग। और तीसरी चीज है कि अगर कोई अर्जेंटली अटैक करना पड़े तो B-52 में इतना पेलोड है कि वो जाके काफी तहस नहस कर सकता है ईरान। इसमें क्विकली ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज को देखिए, वो जो स्ट्रेट हॉर्मुज है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है ईरान की तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसके दायरे में तेल वाली तैनाती है, तेल वाली तैनाती है, ये पूरा सी लेन्स को कवर करने की तैनाती है। राइट, अगर ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और हॉर्मुज में कहीं उसने अपनी मसल फ्लेक्सिंग की, तो असल में जो कहा जा रहा है ना पॉस्चरिंग वो कि जो पहलवान होता है ना, वो दांव लगाकर चित तो करता ही है, लेकिन पहले जो मूंछों में ताव देकर ताल ठोकता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है, और यहां पर वो हो रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर ट्रंप ने लगाई रोक, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, हवा में मार करने वाली मिसाइल सप्लाई पर रोक। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम की खेप रोकी। 155 mm आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइलों की खेप पर रोक। अमेरिका ने हथियारों के स्टॉक की कमी का दिया हवाला। मेजर गौरव आर्य, आप ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये ब्रेक लगाया जाएगा, और ये लगाया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, और कंफ्यूज इसलिए हुआ हूं कि कल परसों इन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था अपनी कांग्रेस में कि जो तेल खरीदेगा रूस से, जो भी तेल खरीदेगा, खासतौर से भारत और चाइना, उनके ऊपर 500% टैरिफ होगा। ठीक है, उसके 3 दिन पहले इसने बोला था कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले हमारा जो भी कुछ हुई थी, खटपट वो ऐसी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत, इन्होंने तारीफ करी ज़ेलेंस्की की। आज ये ज़ेलेंस्की के बिल्कुल कह रहे हैं वेपन्स रोक दिए इन्होंने, पेट्रियट मिसाइल वगैरह, तो ज़ेलेंस्की लड़ेगा कैसे? देखिए, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है। ऐसे बात तो ये होती ना कि जब रूस कहता कि साहब हम ठीक है, हम लड़ाई रोक रहे हैं, आप ज़ेलेंस्की को बोलो कि वो भी ना लड़े, तो अमन शांति। रूस कह रहा है नहीं, कोई अमन शांति नहीं, हम तो ठोकते रहेंगे इसको। ज़ेलेंस्की के आपने हथियार ले लिए, ये चाह क्या रहा है? ये सीज फायर की बात कर रहा है, और दोनों में से कोई इसके सीज फायर की बात नहीं मान रहा। अब इसका आखिरी दांव ये रह गया है कि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोई हथियार ना चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? अभी कल परसों आप ही ने कवर करा था ना दिनेश अपने प्रोग्राम में कि एक गांव घेर लिया जहां पे लिथियम था। इन्होंने पूरा घेर लिया गांव। वो तो रूसी फौजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रंप क्या चाह रहा है? जैसे ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगता है भैया, जब ट्रंप को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? मुझे एक चीज और लगती है, हो सकता है कल जब इस वक्त हम लोग मिल रहे हो तो ये पता चले कि वो खेप भेज दी गई, कल रोकी गई थी, आज भेज दी गई। ये इस तरीके ये जो काम किया जा रहा है नेटो के चक्कर में, यूक्रेन को यहां तक पहुंचाना और अब खेप रोकने की बात करना, बीच में रेयर अर्थ मेटल की डील भी कर लेना, और ये दिखाता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं यूएस के, उन्होंने कहा था जितने मैं अपने अंडरगारमेंट चेंज नहीं करता, मतलब एक दिन के अंदर, उतनी बार तो ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है। और ट्रंप अब क्या चाहता है कि अगर ये युद्ध रुक नहीं रहा तो अगर वो रोक लेगा सप्लाई, खेप रोक लेगा, जो हमने बताया कि पैट्रियट सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत जरूरी चाहिए, तो उसके बाद इतनी तबाही यूक्रेन की हो जाएगी, कम से कम यूक्रेन डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की ही इसको आगे लेके जा रहा है। और ज़ेलेंस्की ये हमेशा कह रहा है कि यूरोप को अटैक करेगा रशिया। तो अगर ये खेप वाकई रोक के रखी जाती है तो सीज फायर अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, PAC-3 मिसाइल्स में है, उसी के अंदर थोड़ा सामर्थ्य क्या है सर? PAC-3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक
या सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। अच्छी है, अच्छा। और उसी का हमला होगा अब। ओके। अगर आपने PAC-3 खत्म कर दी इनकी बैटरीज में से जो पैट्रियट में है, बाकी PAC जो दूसरा वर्जन है वो नहीं रोक सकता है। PAC-3 उसमें सक्षम है, लेकिन कॉस्टली भी वही है। अच्छा। करीब 4 मिलियन से ऊपर की मिसाइल है वो। ओह। तो उसको अगर उसने नहीं दिया तो अब जेलेंस्की क्या करेंगे? और जो उनके पास चीजें आ रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं, हाँ, और आप एक चीज और देख रहे हैं, अटैक्स अब बहुत बढ़ गए हैं। जितने भी चाहे ड्रोन्स के हों चाहे मिसाइल्स के हों, अटैक्स बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो बहल साहब ने बोला कि ये जो चीज है, अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ विल से आई वांट सीज फायर, फिर इनको मिलेगा नोबेल प्राइज कि आपने पीस करवा दी। अब ये जिस तरीके का लेकिन इनका सीज फायर हो रहा है, मुझको लगता है इनको जो वो तमगा मिलेगा उसमें भी कई छेद होने चाहिए, अभी वो जस्टिफाई कर सकेगा। जिस तरह का सीज फायर उसी तरह का तमगा। बेहद खौफ में है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ख्वाजा आसिफ, भारत की तरफ से फिर से अटैक की संभावना कह रहे हैं आसिफ। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, ख्वाजा आसिफ ने कहा। कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा। सुनिए जरा। मुड़ेगा जरूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्य, आपकी बातें बहुत देखी जाती हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूं, और आप कई बार कह चुके हैं कि रोक दिया हमने, करो ना कुछ। ये रोकेंगे, अभी भी ये फ्यूचर टेंस में क्यों बात कर रहे हैं? ये देखिए साहब, ये इनका जवाब यही है, इंटरव्यू एक और दे देंगे, फिर एक और इंटरव्यू दे देंगे, फिर बिलावल एक और धमकी दे देगा कि लाशें बिछा देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। बिलावल ने बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम जंग कर देंगे, 6 के 6 जितने नदियां हैं सारी की सारी ले लेंगे भारत से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें पाकिस्तान को रीड करने का सिंपल तरीका है। अगर धमकी कोई फौजी देता है तो उसमें 10% हो सकता है कुछ माल हो, मटेरियल हो, 10%। और अगर कोई सिविलियन धमकी देता है, तो पॉलिटिकल लीडर धमकी देता है, तो वो जीरो बेस, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखिए ना, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है दिनेश, वो कभी फौजियों के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो डालता है प्रेशर सिविलियन लीडरशिप के ऊपर। अब सिविलियन लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है कि साहब, भारत ने तो 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद लिए, भारत तो कह रहा है ये वेपन खरीदेंगे, ये वेपन खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे?